से पहले अपराधी का पूरा घर गिरा दिया जाएगा। किस कानून में एक अपराधी के दोषी पाए जाने पर उसके पूरे घर को गिरा देने का प्रावधान है? जब एंटी मुस्लिम नारों के बीच मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे, तब लोग बुलडोजर बाबा कहकर नाच रहे थे कि नहीं नाच रहे थे? नोएडा से लेकर न्यू जर्सी तक नाच रहे थे, बिल्कुल नाच रहे थे। अमेरिका की न्यू जर्सी में पिछले साल 15 अगस्त को एक शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा में बुलडोजर लेकर निकल गए ये भारतीय लोग जो वहां रहते हैं। उस पर मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर घुमा रहे थे। भारत के किसी कानून में बुलडोजर से घर गिराने का प्रावधान नहीं है, फिर भी बाबा को बुलडोजर कहा गया। 15 अगस्त 2022 की शोभा यात्रा में जो लोग गए थे, क्या उन्हें पता नहीं कि वे उस अमेरिका में रहते हैं जहां यह कभी संभव नहीं है कि किसी का घर गिरा दिया जाए, बस इसलिए कि वो मुसलमान है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय यह बात जानते हैं, फिर भी एंटी मुस्लिम नफरत के नशे में सनक गए हैं। वे भूल गए कि दुनिया इन बातों से हंस भी सकती है कि बुलडोजर लेकर निकले हैं आजादी का जश्न मनाने। सारी दुनिया यूपी का प्रयागराज नहीं है कि बुलडोजर से जावेद का घर गिरवा दिया गया। दुनिया मध्य प्रदेश का खरगोन भी नहीं है कि गरीब मुसलमानों के घरों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इन लोगों ने भारत का नाम खराब कर दिया। अमेरिका में इसका बहुत विरोध हुआ। एडिसन और न्यू जर्सी के मेयर ने इसकी निंदा की, करनी पड़ गई। एडिसन के मेयर समीप जोशी ने कहा कि बुलडोजर विभाजन का प्रतीक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। एडिसन टाउनशिप में इसकी कोई जगह नहीं है। इंडियन बिजनेस एसोसिएशन को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने इस शोभा यात्रा का आयोजन किया था। तो यह सब हो तो रहा था, मगर प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया को लग रहा था कि 20 साल से इस राजनीति ने उन्हें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। यह फॉर्मूला सफल है, इसी पर चलते रहो, तो इससे पीछे क्यों हटना। लेकिन आज उनकी इस राजनीति ने उन्हें भी और पूरे देश को शर्मिंदा किया है। यह पहला मौका नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले साल जून का ही महीना था। टीवी के डिबेट में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान पर अरब देश नाराज हो गए। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लग गए। उनकी नाराजगी का यह असर हुआ कि चंद घंटे के भीतर बीजेपी को अपने 2 प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ गई। एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया तो दूसरे को 6 साल के लिए निलंबित किया। हिंदी के कुछ अखबारों की हेडलाइन बता रही है कि कहां यह खबर कैसे मैनेज की गई, कहां यह खबर छापी गई। लेकिन अरब देशों की नाराजगी के कारण बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को हटाया तो सही, तब भारत ने अमेरिका और यूरोप तक को झिड़क दिया था कि आंतरिक मामले में दखल ना दें। बीजेपी ने एक पत्र जारी कर कहा कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, जिसका अंग्रेजी के अखबार टेलीग्राफ ने इस तरह अपनी हेडलाइन में छापा ताकि लगे कि चोरी पकड़ी गई, मगर बीजेपी नजर नहीं मिला पा रही। आज भी गोदी मीडिया और खासकर सुदर्शन टीवी के तेवरों में कोई कमी नहीं है। जबकि इसके एक कार्यक्रम को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को अदालत में कहना पड़ा कि चैनल ने प्रोग्राम कोड का पालन नहीं किया, उसके नियमों की परवाह नहीं की। श्याम दीवान जैसे दिग्गज वकील सुदर्शन का केस लड़ रहे थे। जब उन्होंने एक सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा, तब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उस वक्त एक बात कही थी। कहा कि आपका मुवक्किल राष्ट्र के प्रति असंतोष पैदा कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारत विविध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके मुवक्किल को सावधानी के साथ अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से वॉल स्ट्रीट के सवाल कुछ अलग थे? आपको क्यों लग रहा था कि दुनिया इन खबरों पर नजर नहीं रख रही? सवाल तो पूछा जाएगा कि यह वो भारत तो नहीं जिसकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत जिस धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, क्या वो बदल रहा है? जवाब आप जानते हैं कि बदल चुका है, मगर इस सवाल ने प्रधानमंत्री को लाजवाब कर दिया। उनसे जवाब नहीं दिया गया। अब इतिहास तय करेगा कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका बुलाकर राजकीय सम्मान का मौका दिया या उनकी 20 साल की उग्र धार्मिक पहचान की राजनीति को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और शर्मसार कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही अमेरिका की प्रेस में सवाल उठने लग गए और मजाक उड़ने लगा। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाइडेन ने लेन देन सही से की और मोदी जिससे बचते थे उससे बाहर निकल आए।
CNN ने लिखा है कि पिछले 20 साल में जितने भी नेता राजकीय यात्रा पर अमेरिका आए हैं, उन्होंने प्रेस का सामना किया है। यह सब आपसी सहमति से ही तय होता है, लेकिन व्हाइट हाउस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जोर दिया तो शुरू में भारतीय अधिकारी मना करने लग गए। CNN ने सूत्रों के हवाले से यह खबर लिखा है कि यह वो सवाल था जो मोदी को पसंद नहीं, जिन्होंने भारत में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भारत के अधिकारी इसी पर जोर दे रहे थे कि केवल साझा बयान हो, मगर सवाल ना पूछे जाएं। बाद में अधिकारी तैयार हो गए कि दोनों पक्ष के लोग दो दो सवाल लेंगे। गोदी मीडिया यह लाइन लिख ही नहीं सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के कई अखबारों में यह बात प्रमुखता से छप रही है। जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल को यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया था, उसने भी लिखा है कि जो मोदी भाषण तो बहुत देते हैं, मगर बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू करते हैं। उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत की विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों पर 1 घंटे की बातचीत की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक मौन मोहन सिंह कहकर उड़ाया गया और पूरे देश में यह जज्बात भी पैदा किया गया कि भारत को एक बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो बोलता हो, चुप नहीं रहता हो। आपने देखा कि कैसा नेता मिला कि जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी नहीं बोल पाते हैं और सवाल पूछने का सवाल का जवाब नहीं दे पाते। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत के अधिकारी व्हाइट हाउस में इस बात का जुगाड़ कर रहे हों कि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल ना पूछ दे, तब क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही होगी? क्या व्हाइट हाउस के अधिकारियों को नहीं दिख रहा होगा कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को सवालों से बचाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है? उन अधिकारियों पर क्या बीत रही होगी? क्या वे शर्मिंदा नहीं हो रहे होंगे? वे भी तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रधानमंत्री को सवालों से बचाने का काम करना पड़ रहा था। यह केवल और केवल शर्मनाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और 2 सवाल लेंगे, इसकी भी घोषणा अमेरिका में धूमधाम से की गई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे थे, उन्हें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत खराब किया अमेरिका ने भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी की टिप्पणी भी आप खास तौर से नोट कीजिए। जॉन किर्बी कहते हैं कि हम इस बात के लिए आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के अंत में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम मानते हैं कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि यह ज़रूरी है ना कमाल? जो प्रधानमंत्री 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, वो अमेरिका में जाकर मानने लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना ज़रूरी है, जो खुद 2019 में ट्रंप के समय सवाल लेने से इनकार कर चुके थे। जॉन किर्बी का यह बयान बताता है कि इस यात्रा में अमेरिका उन पर भारी पड़ गया, राजकीय सम्मान देकर उन्हें राजनीतिक रूप से शर्मसार कर दिया। ये बाइडन का मास्टर स्ट्रोक था। 75 सांसद बाइडन से कह रहे थे कि मोदी से सवाल पूछिए। बाइडन ने मोदी को सवालों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और वही सवाल पूछा गया जो उस पत्र में था। मुझे नहीं पता कि इन सवालों से भागते या बचते रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त अक्षय कुमार को याद किया या रवीश कुमार को, लेकिन आज दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों से थर्रा जाते हैं। ओबामा ने भी तो वही कहा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी ने पूछा। ऐसा लगता है कि सारा अमेरिका इस बार इसी तैयारी में था कि आने दो, घेरते हैं, पूछते हैं। CNN की एंकर क्रिस्टियाना अमनपोर से बराक ओबामा ने कहा कि मैं सोचता हूं कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र तो करना ही चाहिए, और अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का मौका मिलता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरा यही तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं, तब इस बात की बहुत संभावना है कि इससे भारत किसी बिंदु पर जाकर दरकने लगेगा। हमने देखा भी है कि जब आंतरिक स्तर पर टकराव का पैमाना बड़ा होने लगता है, तब क्या होता है। ऐसा हुआ तो यह भारत के हितों के खिलाफ होगा, केवल मुस्लिम भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू भारत के खिलाफ भी। इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीज़ों के बारे में ईमानदारी से बात होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रधानमंत्री बराक कहा करते थे, बराक, यह दिखाने के लिए कि कितनी नज़दीकी है। यही ओबामा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लगे वीज़ा बैन को हटाया था। गुजरात दंगों के कारण उन पर वीज़ा बैन था और वे अमेरिका नहीं जा सकते थे, और ओबामा ने ही उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया था।
आपने गौर किया होगा कि ओबामा हिंदू भारत और मुस्लिम भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुरंत इसका खंडन करना चाहिए। वे इसके एक्सपर्ट हैं, करना भी चाहिए और बताना चाहिए कि बुलडोजर चलाने की घटना और उत्तराखंड में फर्जी खबर के आधार पर मुसलमानों को दुकानों से भगाने की खबर और स्वामी जी का बयान ओबामा से कैसे अलग है, ये भी हमें समझा दें। कितनी बदनामी हुई है, हर जगह ओबामा का यह बयान दुनिया भर में छपा है। किस लिए? क्योंकि एंटी मुस्लिम से हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर बैठने वाले फालतू अंकिलों के बीच माहौल बनता रहे कि भारत का नाम हो गया है और एंटी मुस्लिम बातें चलती रहें, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होता रहे। क्या आप नहीं जानते हैं कि 9 साल से क्या हो रहा है इस देश में? मोदी मोदी हो रहा है और मोदी मोदी के नाम पर यही सब हो रहा है उसके पीछे। इसके लिए भारत जैसे महान देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी गई। भारत में प्रेस की क्या स्थिति है, यह अमेरिका को कहने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है। हमने हजार नहीं लाखों बार यह बात कही है कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया है। यही नहीं, कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में पूरे पन्ने का विज्ञापन ही दे दिया। इस पर लिखा है कि भारत में प्रेस का दमन हो रहा है। गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की तस्वीरें हैं, गौतम नवलखा की तस्वीर है। दुनिया हैरान है कि भारत जैसे देश में गोदी मीडिया हो सकता है और सवाल पूछने वालों को जेल भेजने से लेकर नौकरी से निकाला जा सकता है। यह विज्ञापन कहीं से भी अमेरिका में भारत का परचम नहीं लहराता है। भारत को आदर की निगाह से देखने वाले लोग भारत को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये उनकी चिंता का प्रश्न है। इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने विदेश में जाकर यह बात कह दी। दूसरे देश के लोगों को पता है कि भारत में क्या हो रहा है। यात्रा से पहले अगर आपने दी इकोनॉमिस्ट के 2 अंकों को देखा होता, मिलाकर देखा होता, तो आप समझ जाते कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी खुद को कहां से कहां ले आए हैं और भारत की छवि उनके कार्यकाल में कैसी बन गई है। जून 2017 के द इकोनॉमिस्ट के इस कवर को देखिए। मोदी शेर की सवारी कर रहे हैं। इस फोटो के नीचे एक लाइन लिखी है, सुधार का भ्रम। जून 2023 के इस कवर को देखिए। बाइडन ने शेर को पालतू बना लिया है। फोटो के साथ लिखा है कि अमेरिका का नया बेस्ट फ्रेंड। शेर की सवारी करने वाले मोदी के शेर को अमेरिका ने अब पालतू बना लिया है और इससे भारत का नाम नहीं होता है। अंकिलों, अब आंखें खोलो, खोलो। क्या अमेरिका ने चीन को लेकर कुछ भी कहा कि भारत के हिस्से का अतिक्रमण किया है, अब वहां से पीछे जाइए। बीजेपी के ही सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये बात उठाई है कि भारतीय क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण को लेकर अमेरिका ने कुछ कहा ही नहीं। तब भी चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत की ये दोस्ती कैसी हो गई? ऐसा नहीं है कि हम लोकतंत्र को लेकर अमेरिका के रिकॉर्ड को नहीं जानते हैं, फिर भी आप वहां बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भारत से जाकर आराम से बसते हैं, नागरिकता लेते हैं और वहां के सरकारी पदों पर पहुंचते हैं। उसके लोकतंत्र में आज भी ये खूबी है जो भारत के लोकतंत्र में नहीं है। यह वही देश है जिसने इराक और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसी देश के भीतर भी आज लोकतंत्र के पतन को लेकर गहन चर्चा है। बाइडन और ट्रंप के खिलाफ केस मुकदमों की फाइलें खुल रही हैं और ट्रंप अदालतों पर आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है कि बाइडन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अमेरिका अपने